बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन के सिलेबस का जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम बीएड कहते हैं आम ज़ुबान में, इसके टीचर्स मेथडोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं लर्निंग मेथड्स। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये टीचिंग मेथडोलॉजीज़ या टीचिंग मेथड के सिलेबस में इंक्लूडेड होता है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एफपीएससी एग्ज़ामिनेशन। उसके अंदर आपका एक पूरा सेक्शन होता है जो कि एजुकेशन के सिलेबस में से आता है। उसी में से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है लर्निंग मेथड्स का। लर्निंग मेथड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टॉपिक्स में। लर्निंग मेथड, जो 3 मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं, उसमें से पहला जो मेथड है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग का। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास प्रोजेक्ट लर्निंग, और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इसके गोल्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको डिस्कस हमने करना है आज, इसके अंदर जो अभी आज के लेक्चर में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें होगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग जब हम करवाते हैं क्लास में तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग जब क्लास में करवाई जाती है तो उसकी लर्निंग आउटकम्स का क्या होती हैं, यानी कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर कोऑपरेटिव लर्निंग करवाई जाएगी तो उससे स्टूडेंट्स को क्या चीज़ हासिल होगी, वो क्या चीज़ लर्न करेंगे उससे। कोऑपरेटिव लर्निंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, अगर आप क्लास में करवाना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, तो इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। सिंटेक्स कहते हैं मेथडोलॉजी को या एक तरीक़ाकार। तो क्या तरीक़ाकार होगा जिसकी वजह से अगर हम इस सिंटेक्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो हम कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लास में जो है वो करवा सकते हैं। इसी तरीके से वो कौन से कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स का मतलब हो सकता है वो मुश्किलात या वो डिफ़िकल्टीज़ जो हम फेस करेंगे जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद है मैनेजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कोऑपरेटिव लर्निंग को मैनेज किस तरीके से हम कर सकते हैं क्लास में। फिर उसके बाद जो हम ग्रुप्स बनाते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान, उन ग्रुप का रोल्स, उन ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे उनके क्या क्या रोल्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्लास में एक दफ़ा कोऑपरेटिव लर्निंग करवा लेते हैं तो हम किस तरीके से ये असेस करेंगे कि उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है या बुरा रहा है। हम उसको चेक किस तरीके से करेंगे। जैसे हम क्लासेस में असाइनमेंट्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्विज़ेस लेते हैं, तो हम उनको मार्क करते हैं, हम उनके नंबर देते हैं। तो हम अपने कोऑपरेटिव लर्निंग की जो एक्टिविटी होगी उसको हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक में। ये जो टॉपिक है ये बहुत से MCQs में मैंने देखा है आया हुआ, जो आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट होता है उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग के काफ़ी MCQs आते हैं, जिसके अंदर पूछा जाता है, आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि जब आप ये पढ़ चुकेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि टीचर का क्या रोल होता है जब क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होती है, वो चीज़ पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, लर्निंग आउटकम्स के मतलब भी क्वेश्चन आ सकता है। और ओवरऑल आपको जब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आया हुआ होगा तो आप उसको आंसर कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या। इनफैक्ट हर डायमेंशन से आपको आइडिया होगा कोऑपरेटिव लर्निंग का, क्योंकि आपको पता होगा कि उसमें मुश्किलात कौन सी फेस की जाती हैं, उन मुश्किलात को हल करना यानी कि मैनेज कैसे हम कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें इसकी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल सकता है, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बच्चों के जो ग्रुप्स बनेंगे उनके दरमियान रोल्स क्या क्या उनको असाइन किए जाएँ ताकि तमाम ग्रुप मेंबर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर की हो। आपने अक्सर देखा होगा कैसे होता है कि अगर 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उसमें से
अगर हम एक 4-5 का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से 1 या 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जो आपके पास बाकी 3 स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो हमने डिस्कस करना है वो क्या होगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये सारे टॉपिक्स, उसके सब टॉपिक्स हैं, समझ आ जाए, आ गए, तो आप इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसको जो है वो आंसर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम चलेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग होती क्या है, इसको बेसिक समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, यूजुअली विद द गोल ऑफ कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। कोऑपरेटिव लर्निंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है लर्निंग का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठा काम करते हैं, और इकट्ठा काम किस शक्ल में करते हैं? ग्रुप्स की शक्ल में करते हैं। और किस लिए करते हैं? यूजुअली उनका जो गोल है, जो उनका टास्क है, वो ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक काम को वो पूरा करते हैं आपस में मिल बैठकर। कोऑपरेटिव, अगर आप नाम से ही इसका मतलब समझना चाहें, तो कोऑपरेट करने का मतलब, अक्सर हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन्स में भी कि मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे साथ मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे इंसान से कोई फेवर मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, या सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बाहमी का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, मदद के साथ कोई काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमने कोऑपरेट किया है, एक दूसरे के साथ मिल के काम किया है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल के किसी भी एक टास्क को अचीव करते हैं। मिल के क्या कैसे करेंगे कि उनके हम बना देंगे ग्रुप्स। ये ग्रुप का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि क्लास कितनी है, लेकिन जो रिकमेंडेड साइज़ होता है वो हमारे पास 4 to 5 स्टूडेंट्स का होता है। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी उतनी एफिशिएंसी बेहतर नहीं आएंगी, और इससे ज़्यादा की एफिशिएंसी जो है वो भी बेहतर नहीं होगी। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते जाएंगे उतना ही आपके पास रश बढ़ता जाएगा, कंजेशन बढ़ती जाएगी। तो ये होगा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट ज़रूर जो है वो उसमें इग्नोर हो जाएंगे। और जितने कम स्टूडेंट्स होंगे, लाइक अगर आप 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना दें, तो आप यकीनन उसके अंदर से उतनी क्रिएटिविटी, उतने बेहतरीन आंसर्स जो हैं वो नहीं निकाल सकते, जितना एक मीडियम साइज़ का ग्रुप जो है वो बेहतर आपको एक चीज़ का आंसर कर सकता है। इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर हम अभी, तो हम आगे चल के अच्छी इसकी एग्जांपल्स, जो ऑफिशियल एग्जांपल्स हैं, जिसके ऊपर हम सारे जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो हम लागू करके एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक कॉमन सी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एक मैथ्स का टीचर कोई क्लास लेता है, कुछ पढ़ाता है, अपनी एक्सरसाइज करवाता है, वो एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस खुद करवाता है, और उसके बाद वो अपनी क्लास को 4 से 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि अगले 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं, मुझे करके चेक करवाने हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अब जो चीज़ हो रही है वहाँ पे, वो हो रही है कोऑपरेटिव लर्निंग। और हुआ क्या उसमें कि उसमें स्टूडेंट्स को इकट्ठा काम करने के लिए कहा गया है ग्रुप्स की शक्ल में। और क्यों कहा गया? उनका गोल क्या है कि उन्होंने मैथ्स के सब्जेक्ट के 4 से 5 सवाल सॉल्व करके अपने टीचर को जो है वो चेक करवाने हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, कोई एक उनका गोल लाजमी होता है, गोल के बगैर हम काम नहीं प्रोसीड कर सकते। उनका कोई गोल होता है, और वो गोल क्यों है? किसी एक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए वो गोल सेट किया जाता है। और इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे मेथड को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का, हम कोऑपरेटिव लर्निंग करवाते क्यों हैं, या हम उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमने अब जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स, कि हम जब कोऑपरेटिव लर्निंग करवाते हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग करवा कर हम किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ही हमारे बनेंगे लर्निंग आउटकम्स, जो वहाँ पे हमने अपना तीसरा टॉपिक लिखा था, नहीं इनफैक्ट दूसरा टॉपिक था वो। तो उसमें हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम जिस चीज़ का अज़म करके काम शुरू करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो हदफ है, जो हमारा टारगेट है, वो भी तो यही काम है ना। तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो असल में हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स इक्वल हुए, तब हम कहेंगे कि हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल रही है।
तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम चाहते क्या हैं। जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग करवा रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है। एक तो जो बेसिक मकसद है वो तो है ही सही कि हम अपने जो एकेडमिक जो स्किल्स हैं या जो एकेडमिक हमारी अकम्पलिशमेंट है उसको तो हम ज़ाहिर बात है वो तो हम करवाना ही चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आप जैसे मैथ्स की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मैथ्स के क्वेश्चन एक टीचर सॉल्व करवाना चाह रहा है तो वो तो ज़ाहिर बात है टीचर को जो मेजर मकसद है, जो मेन मकसद है वो तो यही है कि वो स्टूडेंट्स जो है मिलकर अपने जो भी 5-6 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उनको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर हम इसको बेहतर तरीके से करवाएं तो हम उस 5-6 क्वेश्चंस के सॉल्व करवाने के साथ उनको और बहुत सारी चीज़ें भी सिखा सकते हैं, जिसके अंदर आती है डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स कैसे आती हैं कि जब भी आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, जब भी आप 3 से 4, 4 से 5 या कुछ भी बड़े लोगों में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से लोगों को लीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप लीडर हों, लेकिन आप अगर किसी और को देखते हैं कि वो किस तरीके से बाकी बच्चों को समझा रहा है, वो किस तरीके से बाकी बच्चों को लेके चल रहा है, तो उस वक्त आप अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करने की या तो कोशिश करते हैं, और अगर आपके अंदर है तो वो बच्चा कोशिश करता है कि मैं उसको और निखारूँ या मैं सीखूं या मैं उसको इस तरीके से पॉलिश करूं कि अगली दफ़ा मैं ग्रुप में बैठूं तो मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये एक चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप होती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये काम हमें आ जाए तो हम लोग ना सिर्फ अपने जो कोई भी स्टूडेंट है वो ना सिर्फ अपनी स्टूडेंट लाइफ में बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा जो है वो बेहतरीन एक सिटीज़न, एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बन के जो है सर्व कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान बेसिकली एक सोशल एनिमल है। और इसको सोशल एनिमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सोसाइटी में लोगों के साथ उठना बैठना है, ये अकेला नहीं रह सकता। एक इंसान को अगर आप अकेला छोड़ देंगे जंगल में तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ही इस तरीके की प्रोग्रामिंग के साथ है कि वो लोगों में ही रहता है, वो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं। अब वो लोग सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। आप जो है हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ही रहें। तो फैमिली जो है वो क्यों हम उनके साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। और उस वक्त भी फैमिली में रह के भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, असल में हम कोऑपरेटिव रह कर काम कर रहे होते हैं। आप देखें, आप टीम के साथ काम करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आप इमेजिन करें कि आप बाज़ार में जाएं, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं है। जब हम बाज़ार में जाते हैं, अब बाज़ार में कोई भी ना हो, ठीक है, कोई दुकानदार ना हो, दुकानें बंद हों, कोई दुकानदार ना हो, कोई बिज़नेस ना चला रहा हो, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास लेने की एबिलिटी है, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ लेनी है, लेकिन आप मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, वो बिज़नेस नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं है, तो आप ऐसे ही वापस आ जाएंगे, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं थी आपके साथ, वहाँ पे बाहमी जो एक जो म्यूचुअल सपोर्ट होती है वो वहाँ पर नहीं थी, इसकी वजह से आपका काम नहीं हो सका। इसलिए जो ये टीम वर्क है ये करना, ये हमारी सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ऐसे तरीके से करते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होके, बहुत सपोर्टिव होके करते हैं, और कुछ लोग जो हैं इसमें अपनी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं वो अंदर लैक कर रहे होते हैं। तो ये एबिलिटी जो है ये भी बच्चों को छोटे लेवल पे ही सिखाई जा सकती है कि जब ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी आपको टीम के साथ काम करना पड़े, बल्कि आपको हर जगह पे करना पड़ेगा, तो आपने किस तरीके से, ना ही वहाँ पर इस तरीके से बिहेव करना है कि आप बिल्कुल दब जाएं बाकियों से और आप अपना जो ओपिनियन है वही ना दे सकें, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और को बोलने ही ना दें और आप सब को कहें बस जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तो इसलिए इस तरीके की कोऑपरेटिव लर्निंग टाइप एक्टिविटी जब आप क्लास में करवाते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से करवाते हैं, सिर्फ करवाना नहीं है, उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ बेहतरीन तरीके से आप बच्चों को जो है वो समझा सकते हैं। तीसरी चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे आजकल के वक्तों में तो ये चीज़ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। जितना डिप्रेशन, जितनी फ्रस्ट्रेशन आजकल के बच्चों में है, अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाएँ स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो बच्चों के अंदर टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी बढ़ेगी। टॉलरेंस का मतलब तो हम सबको पता है, इसको तो हम कहते हैं कि ये तो है बर्दाश्त करना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है
जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इक़साम की जहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये डाइवर्स चीज़ें हैं, ये एक नहीं है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि स्टूडेंट को ये बात समझ आ जाती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर किसी की राय एक नहीं है, हर कोई अपनी राय रखता है और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो उसको इसको इसको एक्सेप्ट करना वो सीख जाता है और साथ ही साथ वो बर्दाश्त करना भी सीखता है। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के एग्जांपल दिए, इसी को लेकर आगे चलते हैं। मैथ्स के टीचर एक जो है वो क्वेश्चन दिया, उसने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जो स्टूडेंट है उसने एक स्टूडेंट ने सॉल्व करना शुरू किया, उसने एक अपने तरीके से किया और आंसर ठीक आ गया, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, मैंने इस तरीके से नहीं करना बल्कि मैं इस तरीके से करूँगा, तो आंसर मेरा भी ठीक आ गया। तो अब उन दोनों स्टूडेंट को सिखाना हमने ये है कि इंस्टेड कि यहाँ पे वो लड़ पड़े, जो एक स्टूडेंट है वो कहे नहीं मेरा तरीका ठीक है, दूसरे वाला कहे नहीं मेरा तरीका ठीक है। यहाँ पर टीचर का काम है कि उनको समझाएं कि एक तो चेक करें कि दोनों का मेथड ठीक है, तो नहीं तो उनको पहले समझाएं कि मेथड गलत है। अगर दोनों का मेथड ठीक है और आंसर भी दोनों का ठीक आ रहा है, तो उनको यहाँ पर ये बात समझाने की ज़रूरत है कि बेटा इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है कि दोनों का जो तरीक़ाकार था वो तो मुख्तलिफ था, लेकिन क्योंकि दोनों का ही तरीका ठीक है, तो अब दोनों स्टूडेंट्स को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसे ही कोई स्टूडेंट ग्रुप में गलती कर देते हैं और दूसरा स्टूडेंट जो है वो उसको या तो पॉइंट आउट कर देता है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उस तरीके से ग्रुप में, तो उसने वहाँ पे उस वक्त बर्दाश्त करना है, उस वक्त लड़ नहीं पड़ना, उसने ग्रुप का माहौल ख़राब नहीं कर देना। तो ये 3 हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और लर्निंग आउटकम्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो आपको पता होगा सबको कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास हमारा हदफ होता है कि हमने क्या हम हासिल करना चाहते हैं, और लर्निंग आउटकम्स हमारे पास, ये आउटकम्स कहते हैं कुछ चीज़ का जो हमें आउटपुट जो मिलती है। तो लर्निंग आउटपुट क्या है कि हमें क्या मिलेगा जब बच्चे ये एक्टिविटी कर चुकेंगे, तो हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होंगी, तो वो ये चीज़ें हैं। प्लस आपके पास एकेडमिक अकम्पलिशमेंट तो ज़ाहिर बातें होगी कि अगर हम मिक्स करके एक ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप इस तरीके से हो कि 2 स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन बाकी 3 उनकी मदद करवा दें, तो वहाँ पे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि अब उन 5 स्टूडेंट्स को जो है ये जो चीज़ है वो समझ आ गई है। और जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इस पर बड़ी रिसर्च की गई है। तो रिसर्च के बाद पता ये चला है कि ये रिसर्च जो है की गई 45 लोगों पे, उसमें से 37 जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो अकेले रह के करें। उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है कि अगर वो इकट्ठे बैठ के किसी के साथ ग्रुप स्टडी करें तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जबकि जो बाकी 8 थे उन्होंने कहा कि वो जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर वो अकेले बैठ के करें, ठीक है, इंडिविजुअल बैठ के अगर वो स्टडी करें तो वो उसको प्रेफर करते हैं। जबकि लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो वो ये काम नहीं करते या वो ये करना नहीं चाहते, या जब उन्होंने किया तो उनका उस पर नेगेटिव असर पड़ा, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। हाँ, कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते अपनी नेचर की वजह से, लेकिन कोई भी इसकी जो एडवांटेजेस हैं, जो इसकी अफादियत है, उसको डिनाई कोई नहीं कर रहा। सबको पता है कि इसका फ़ायदा है। हाँ, कुछ लोग को कभी ग्रुप अच्छा नहीं मिलता, कभी कुछ लोगों की नेचर इस तरह की नहीं होती, तो इसको अवॉइड करते हैं, वरना हमारे पास ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जी डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज़ फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक बड़ा कंसिडर किया जाता है MCQs बनाते हुए। और अगर आप क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्ट्रेटजीज़ पता हैं कि किस तरीके से इनको करवाया जाता है तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगी आगे चल के। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है थिंक पेयर शेयर। जो नाम है वो ही खुद इसको सारा जो है वो एक्सप्लेन कर देगा कि इसका क्या मतलब है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ हैं। आप जिस सब्जेक्ट की भी टीचर हैं, आप ये कॉन्सेप्ट लेके अपने सब्जेक्ट पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास थिंक पेयर एंड शेयर का है, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो टीचर है वो तो ज़ाहिर बात है हमारे पास बना देता है, वो एक टॉपिक दे देता है, ठीक है।
उस टॉपिक पे सारी क्लास जो है वो थिंकिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक, अपने जहन में उसका एक आइडिया आ जाता है, या अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आ जाता है। उसके बाद टीचर क्या करता है कि उसके बना देता है ग्रुप्स, और ग्रुप का मतलब है सिर्फ इसके अंदर रखे जाते हैं 2 मेंबर, यानी कि इसका बनाया जाता है पेयर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता है कि अब वो जो ग्रुप्स थे वो आपस में, यानी कि वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो शेयर करें आपस में एक दूसरे से थॉट्स, और उसके बाद फाइनली जब ये सारा हो जाएगा तो अब वो करेंगे इसको प्रेजेंट, ठीक है। पहले हमने उसको टॉपिक दिया सबको इकट्ठा, हमने ऐसा नहीं, पहले हमने ग्रुप्स नहीं बनाए, पहले हमने सारी क्लास को इकट्ठा कहा कि आप सब सोचें किसी भी एक टॉपिक के बारे में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2-2 बच्चे इकट्ठे कर दिए और उनके हमने पेयर्स बना दिए। फिर हमने क्या किया, अब उन दोनों स्टूडेंट्स को कहा कि आओ और आके आप शेयर करो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पहले भी तो पेयरिंग कर सकते थे, हम पहले ही 2-2 स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठा देते और हम टॉपिक दे देते और वो आपस में सोच लेते, तो ये पेयर थिंक और शेयर भी तो हो सकता था, पेयर थिंक शेयर। ये थिंक पेयर शेयर ही क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप खुद भी इम्प्लीमेंट करके भी देख लें, या सोच के भी अगर आप देख लें कि अगर आप पहले पेयरिंग कर देंगे तो जब 2 स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। कहीं पे भी कोई ऐसा पेयर बना जहाँ पर एक स्टूडेंट तो बड़ा ब्राइट है लेकिन दूसरा थोड़ा सा उससे कम है, तो ये जो स्टूडेंट है ये ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएगा इस स्टूडेंट पे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बराबर होते हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन ये वाला स्टूडेंट जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, इसको बोलने का शौक है, ये अपना आइडिया बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लेता है, तो अब ये जो स्टूडेंट है ये इस पर हावी हो जाएगा। जो ये स्टूडेंट है दोनों केसेस में जो हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं सकेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स काम चोर भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे जो लेज़ी होते हैं, जो कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। उस केस में भी वो दूसरे वाले पर नज़र रख के बैठ जाएंगे कि अब यही आंसर सोचेगा, और जब मैं इससे पूछ लूँगा क्या आंसर है, और जब टीचर पूछेंगे कि शेयर करें तो मैं, अगर मुझसे पूछा तो मैं भी शेयर कर दूँगा क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने उससे पूछ लिया। तो इस तरीके से हमारा जो ये आइडिया है ये हो जाएगा सारे का सारा फ्लॉप। ना इसके अंदर टीम वर्क होगा, ना इसके अंदर कोई टॉलरेंस वाली बात होगी, क्योंकि एक ही बंदे का आइडिया है तो दूसरे वाले को उससे एतराज़ ही नहीं होगा, और जब वो दोनों आपस में मिलकर बात नहीं करेंगे उसके बारे में तो जो टीम वर्क है वो वाला आइडिया भी हो जाएगा हमारा फ्लॉप। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बारीक सा पॉइंट है कि आपने थिंकिंग पहले करवानी है, फिर उनको पेयर अप करना है, फिर हर किसी के माइंड में अपना एक आंसर होगा, फिर वो बच्चे जब आपस में पेयर अप होंगे तो हो सकता है कहीं पे तज़ाद भी आए, कहीं पे फेवर में भी दोनों बच्चे मिल जाएंगे, फिर वो शेयर करेंगे तो आपको बेहतरीन कोऑपरेटिव लर्निंग की जो आउटकम है वो मिलेगी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है नंबर्स हेड्स टुगेदर। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक टीचर है वो क्या करता है कि कुछ बच्चों को उनका ग्रुप बना देता है, ठीक है। इसके अंदर पहले ग्रुप बना देता है, वो डिपेंड करता है, वो छोटा ग्रुप भी हो सकता है लेकिन 2 बच्चों का यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 4 से 5 या 3 से 4 बच्चों का जो ग्रुप है वो रखा जाएगा, छोटा ग्रुप हम नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या कहा जाता है कि कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, जैसे कोरोना के दिन हैं तो आप वो पूछ लेते हैं। मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वैसे, लेकिन कि कोरोना के कितने केसेस हैं इस वक्त दुनिया में, कितने केसेस हैं, या कोरोना शुरू किस मुल्क से हुआ था। जब वो क्वेश्चन डिक्लेयर हो जाएगा, जब टीचर वो क्वेश्चन दे देगा, अब उसके बाद उसको कहा जाएगा कि सब अपने हेड्स जो हैं वो जोड़ लें, हेड्स टुगेदर, सब अपने सर जोड़ लें। अब जब वो सर जोड़ेंगे यहाँ पे उन्होंने उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करनी है, उसका एक आंसर ढूंढना है, और जब एक सर्टेन टाइम के बाद वो टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अब वो क्या करेंगे बच्चे, वो अपना आंसर जो है वो अपने टीचर के साथ, जो इंस्ट्रक्टर है क्लास का, उसके साथ वो आंसर जो है वो शेयर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं नंबर्स हेड्स टुगेदर टेक्निक, जो कि एक स्ट्रेटजी है जो इस्तेमाल होती है कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रेटजी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है जिगसॉ रीडिंग की। जिगसॉ रीडिंग हमारी जिगसॉ पज़ल की तरह होती है। जिस तरह हम पज़ल्स लेके आते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरीके से पीसेस जो हैं वो बने हुए होते हैं और उन पीसेस को आपस में जोड़ना होता है।
तो अब वही कॉन्सेप्ट सारा हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई करेंगे हम रीडिंग पे। और वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको अपने रिसोर्सेज बिल्ड अप करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज वाली भी सारी बात इंशाल्लाह हमने एक और लेक्चर जो है क्लास मैनेजमेंट का उसके अंदर हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अब रिसोर्सेज कलेक्ट हम कैसे करेंगे कि आप टीचर है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आपने भी अक्सर ये चीज़ नोटिस की होगी, अगर क्लास में आप कभी रीडिंग कर रहे हो तो बच्चे बिल्कुल सो जाते हैं, बच्चे नहीं सुनते। या अगर आप एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं और एक स्टूडेंट को खड़ा करते हैं और बोलते हैं तो वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, तो बाकी सब सो जाते हैं। अक्सर टीचर्स ऐसे भी करते हैं कि जो वो स्टूडेंट जब रीडिंग कर रहा है तो दरमियान में उसको रोक के पूछ लिया जाता है किसी स्टूडेंट से कि आप बताएं ये क्या पढ़ रहा था, इसका क्या कॉन्सेप्ट था। उसमें फिर ये होता है कि अक्सर बच्चे आंसर दे देते हैं, तो टीचर अपनी जगह एम्बेरस हो जाता है कि ये तो इसको आता था और मुझे लगा इसको नहीं आता था। और अगर ना आता हो तो बच्चा एम्बेरस हो जाता है, तो वो भी एक गलत बात है, सारी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है। तो जिक्सॉ रीडिंग एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से इंटरेक्टिव रीडिंग करवा सकते हैं कि बच्चे अटेंटिव भी रहें और बच्चे जो हैं वो सुने ध्यान से। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है, जो आपका चैप्टर है, फ़र्ज़ कर लें उसको, अगर जिसको आपको रीड करवाना है, अब फ़र्ज़ करें कि उसके अंदर हैं 5 पैराग्राफ्स। आप क्या करें कि आप उन 5 पैराग्राफ्स को अलग अलग करके उनकी करवा लें फ़ोटो कॉपीज़। अब आप क्लास में जब जाएं तो आप एक काम ये करें कि आप ग्रुप बना दें 5 स्टूडेंट्स का, और हर, अब ये जो टेक्स्ट था ना ये अब 5 बन गए हैं, ABCDE। अब ये 5 मुख्तलिफ फ़ोटो कॉपीज़ होंगी। आप जब ग्रुप बनाएं 5 बच्चों का, तो एक बच्चे को ए का ए हिस्सा पकड़ा दें उस पूरे चैप्टर का, एक को C पकड़ा दें, एक को B, एक को D और एक को E। अब उन 5 बच्चों के पास मुख्तलिफ पेपर्स आ गए हैं जिस पे मुख्तलिफ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब उनको आप टाइम दें कि आप सब इसकी रीडिंग करें। जब वो रीडिंग करेंगे तो एक टाइम, जब जो भी टारगेटेड टाइम होगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको उसमें से उनसे पूछें, उनसे क्वेश्चन आंसर्स करें। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो, जब क्वेश्चन पूछने के बाद आप कुछ लम्हे इंतज़ार करें, उन बच्चों को मौका दें कि वो आपस में डिस्कस करें। अब ये बच्चे जो हैं आपस में उन सब पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये लिखा था, इसमें ये लिखा था, ये क्वेश्चन इस वाले में से आया है, ये क्वेश्चन इस वाले में से आया। इस तरीके से अब ये सारे जो हैं एक दूसरे के दिमागों में ये बात डालेंगे कि अच्छा ये था, ये था। और इस तरीके से आपका वो जो चैप्टर है वो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न। ठीक है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड स्टूडेंट टीम अचीवमेंट और डिवीज़न। ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न। और ये जो हमारे पास STAD वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट स्लेवन ने। रॉबर्ट स्लेवन यूनिवर्सिटी ऑफ हॉपकिंस में, इनके साथ एक कोलीग भी थे, उन्होंने मिल के जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके मुताबिक स्टूडेंट अचीवमेंट डिवीज़न टीम के अंदर हमारे पास ये बड़ा कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सा बड़ा यूजुअल कॉन्सेप्ट है जो हम बड़ा डेली रूटीन में जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि आप सिंपली स्टूडेंट्स के जो हैं वो ग्रुप बना दें। ठीक है, ग्रुप्स हों जो कि हों 4 से 5 स्टूडेंट के, और आप उनको एक टॉपिक दे दें और उस टॉपिक पे वो एक दूसरे को खुद पढ़ाएं, चाहे बुक से पढ़ाएं, चाहे नोट से पढ़ाएं, किसी तरीके से भी वो एक दूसरे को पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद वो एक दूसरे को समझा के और जो है वो टेस्ट दे दें जो भी उनको कहा जाता है। ये टेक्निक भी इस्तेमाल बड़ी नॉर्मली होती है, और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ग्रुपिंग करें कि बच्चों को मिक्स करके बिठाएं। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ कुछ जो थोड़े बेहतर नहीं है पढ़ाई में, एवरेज हैं या एवरेज नीचे हैं, तो उनको हम कंबाइन कर दें ताकि बेहतर हमें रिजल्ट जो हैं वो नज़र आएँ। फिर उसके बाद हमारे पास एकेडमिक कंट्रोवर्सी आ जाती है। एकेडमिक कंट्रोवर्सी के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, और उन ग्रुप्स का काम ये होता है कि कोई एक टॉपिक दिया जाता है, एक ग्रुप जो है वो उसके फेवर में होता है और एक ग्रुप जो है वो उसके अगेंस्ट में होता है। तो उसमें हम फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके जो रिमार्क्स हैं वो ज़्यादा सॉलिड हैं।
तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटजीज़ फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। इन आइडियाज़ को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो हम बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग की जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं जो हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर, वो है सिंटेक्स का। सिंटेक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा फ़्लो क्या है, फ़्लो क्या चीज़ है, कैसे हम किस फ़्लो में चलेंगे, किस पाथ को फॉलो करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग को अकम्प्लिश जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्लेरिफाई करना है गोल अपनी क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को। और गोल क्लेरिफाई करने का मतलब है कि आप ये बताएंगे उनको क्लियरली कि आप मकसद क्या है आज आपकी ग्रुपिंग का। जैसे मैंने आपको मैथ्स की एग्जांपल दी, तो मैथ्स का टीचर बताएगा कि आज आपने फ़लाँ एक्सरसाइज के फ़लाँ क्वेश्चन नंबर से फ़लाँ क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करना है, यह आज का आपका गोल है, यह आपका टास्क है। उसके बाद वो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैथ्स की हम बात करें तो अगर उस टॉपिक को रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत है या वो एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो अभी पढ़ाया नहीं गया क्लास में, तो वो उनको पढ़ाएंगे, वो अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कन्वे करेंगे और फिर उसके बाद उसको कहेंगे कि अब आप सॉल्व करें। या अगर रिवीजन ज़रूरी है तो वहाँ पे उस टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी, या अगर उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, वो उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी करेंगी और उनको सॉल्व करने में मदद करेंगी, तो वो भी आप इस स्टेज पे ही उनको, यानी कि गोल के अनाउंसमेंट के बिल्कुल कुछ देर बाद जो अगला स्टेप है वो आप करेंगे कि आप उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देंगे। ये दो काम करने के बाद तीसरा आप काम क्या करेंगे कि आप स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे ग्रुप्स में, आप उनके ग्रुप्स बना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उन ग्रुप्स को टीम वर्क असाइन करेंगे कि आप, ये उस केस में है कि अगर आप हर किसी का जो काम है वो अलग करवाना चाहते हैं, हर ग्रुप का दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ टास्क करवाना चाहते हैं, या फिर अभी हम इसके बाद एक ग्रुप रोल्स वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने हर मेंबर को अलग रोल देना है तो उस केस में आप किस तरीके, वहाँ पे आपको यहाँ पे बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप रोल्स वाली साइड पे जा रहे हैं, यानी कि आप हर स्टूडेंट को एक अपना टास्क देना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ा होमवर्क करके आना पड़ेगा, बच्चों को आपको टास्क जो है वो असाइन करने पड़ेंगे, और वो आप इस मरहले में करेंगे, इस फेज़ में करेंगे। उसके बाद जब भी आप काम उनका शुरू कर देंगे, आप उनको एक टारगेट यहाँ पे आप उनको एक टाइम दे देंगे और उस टाइम के बाद आप उनका टेस्ट करेंगे। अब वो टेस्ट असाइनमेंट सबमिशन की सूरत में भी हो सकता है, वो टेस्ट आप उनसे ले सकते हैं कि आप उनसे कहेंगे हम मुझे अभी टेस्ट दे दें, इसका जो मैंने आपको अभी टास्क दिया इसका मुझे टेस्ट दे दें यहीं पे। किसी तरीके से भी आपको जज कर सकते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है वो वाकई उन्होंने सही से पढ़ा है या उन्होंने टाइम वेस्ट किया। और लास्ट पे हम रिकग्निशन या रिवॉर्ड, यानी कि हम उनको रिकग्नाइज़ करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है, या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से अपनी टीम के साथ काम किया है, बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी शो की हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे इस वाले स्टेज पे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फ़्लो है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, लर्निंग आउटकम्स हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या स्ट्रेटजीज़ है जिनकी मदद से हम कोऑपरेटिव लर्निंग को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर हमने पता कर लिया कि उन स्ट्रेटजीज़ को किस फ़्लो में लेके आना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जब ये सारे काम हो गए हैं, अब हमारे कंसर्न्स क्या हैं। कंसर्न्स का मतलब है कि हमारी वो कौन सी परेशानियाँ हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जो हमें डरा रही हैं कि या जिनके बारे में हमने सोचना है। अगर आपने एक दिन पहले सोचा है कि मैं कल जाके क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग करवाऊंगा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको सोच के जाना होगा। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो चीज़ें हमारे पास बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, और वो हमारे पास हैं कि व्हाट शुड बी द सीटिंग प्लान। सीटिंग प्लान क्या होगा, यानी कि बच्चे बैठेंगे कैसे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपका क्लास का साइज़ बड़ा मैटर करता है। आपने बड़ा सोच के जाना है कि आपकी क्लास का कितना साइज़ है, उसमें आप किस तरीके से बच्चों को बिठाएंगे तो कंजेशन नहीं होगी। या अगर आपको लगता है कि आपको कोई और बड़ी क्लास लेनी है, तो आपको एक दिन पहले या अपनी क्लास से कुछ टाइम पहले वो क्लास, बड़ी क्लास या हॉल, जो भी वो जगह है वो आप अरेंज कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको टेबल्स चाहिए तो आप टेबल्स अरेंज कर लें, या कोई किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएं। ये आपको पता है, ये पूरा अलग टॉपिक है कि किस तरीके से जो क्लासरूम की जो अरेंजमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू जो आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके मुताबिक वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, ये फिर हम इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे। सो सीटिंग प्लान के बारे में सोच के जाएं अगर आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी करवानी है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज,
जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आपने अगर फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है, ठीक है, जैसे जिगसॉ रीडिंग में हमने कहा था कि आप फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाएं, तो उन रिसोर्सेज को एक तैयार करें, पहले ही उनकी करवा के अपने पास कॉपीज़ रखें। फिर उसके बाद ये यकीन करें, मेक श्योर करें कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरीन यूज़ भी हो रहा है, यानी कि हर स्टूडेंट को मिल रही है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। इस तरह ना हो कि आप फुल कॉपीज़ लेके जाएँ लेकिन एट द स्पॉट बच्चे आगे पीछे कर दें और आपसे मिसप्लेस ख़त्म हो जाएँ, आपको वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यकीन करें कि सब को बराबर इक्वली जो है वो उनको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है किसी एक के पास ज़्यादा किसी एक के पास कम, और कमी जो है वो ना हो, ज़्यादती भी ना हो उसकी रिसोर्सेज की। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में चेक कर लेंगे। नॉइज़ लेवल को नॉर्मल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है अगर टीचर लेक्चर दे रहा हो तो फिर तो बच्चे बड़े आराम से सुन लेते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी एक्टिविटी क्लास में करवाई जाए तो नॉर्मली ये एक रुझान देखने में आता है कि स्टूडेंट गो आउट ऑफ कंट्रोल और उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं। दे जस्ट डोंट नो कि वो उनको समझ भी नहीं आती कि वो ऊंचा बोल रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें इसका जो सारा लिंक है वो आपके गोल के साथ बड़ा करता है कि आप उनको गोल किस तरीके का देते हैं। बड़ी स्मार्टली अगर आप प्ले करें और उनको ऐसा गोल दें जिसके अंदर वो सारे एंगेज हो जाएं, कोई भी फ्री ना हो, तो फिर उनका नॉइज़ लेवल जो है वो बहुत कम होगा। फिर उसके बाद जी फेयर शेयर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर शेयर का मतलब है ऐसे ना हो कि क्लास के जो टॉपर्स हैं उन सब का ग्रुप अलग हो जाए, एवरेज वाले सारे अलग हो जाएं और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो सारे अलग हो जाएं। यकीन करें आप ये सारे काम भी अगर ठीक से कर लें और आप ये वाला काम गलत कर दें तो आप समझें कि आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग की पूरी जो एक्टिविटी है वो ज़ाया हो गई है। चाहे आपने अच्छे से गोल कर लिया, चाहे इन्फॉर्मेशन हो गई, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो सकी तो समझें कि बिल्कुल ही एक्टिविटी का सारा एसेंस जो है वो ख़त्म हो गया। बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होगी लेकिन बाय हुक और क्रोक आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये ना हुआ तो आपकी एक्टिविटी समझें अगर हो भी जाती है तो उसका एसेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम इसमें टीम वर्क करवाना चाह रहे हैं, हम बच्चों से लर्निंग करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि अब सारे एक तरफ हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वाली चीज़ का। सो यू हैव टू लुक इनटू दिस कि किस तरीके से आप फेयर शेयरिंग करवा सकते हैं ग्रुप मेंबर्स की। इसलिए इसके लिए भी होमवर्क बड़ा ज़रूरी है, बच्चों की लिस्ट होना ज़रूरी है। आप बच्चों को खुद से सोच के ग्रुपिंग उनकी करके जाएं। इंडिविजुअल इनपुट एंड अचीवमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स आपको पता है क्लास में ऐसे होते हैं जो नहीं ज़्यादा बोलते, तो आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है कि ग्रुप्स में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इंडिविजुअली अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको बाद में आप मोटिवेट भी क्लास में सबके सामने कर सकते हैं कि मैं नोटिस कर रहा था ये बच्चे थे जो बड़े बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक्टिविटी करवाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा भी नाम कॉल किया जाए, हमें भी रिकग्नाइज़ किया जाए हमारी बात को कि हमने पार्टिसिपेट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दैट इज़ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लड़ पड़ते हैं, बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि आपकी अच्छी खासी कोई एक्टिविटी हो रही होती है क्लास में, बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन छोटी सी कोई बात हुई बच्चे लड़ पड़े हैं। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मार के उनको चुप करवा दें और उनसे कहेंगे या एक को कहें तुम्हारी गलती है ठीक है तुम करो, दूसरे को कहें खड़े हो जाओ या क्लास से निकल जाओ। टोटली रॉन्ग। यही तो हमने उनको सिखाना है, यहीं पे तो हमने बात की थी, यहीं पे तो टीम के साथ काम करना आएगा, यहीं पे तो टॉलरेंस उनको सिखाएंगे, यहीं पे तो उनको सिखाएंगे कि वो सोशल एनिमल है, उन्होंने लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उसको बड़ा स्मार्टली प्ले करें, बच्चों को एक दरमियानी राह दिखाएं और उनको समझाएं कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है और ये इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम सिंटेक्स एंड कंसर्न्स ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग। एंड ये हमारे पास वो टॉपिक्स थे जो हमने बेसिक जो है वो डिस्कस करने थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप रोल्स को, क्या क्या रोल्स हो सकते हैं बच्चों के व्हेन इट कम्स टू अ ग्रुप, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी मैनेजमेंट देखेंगे एंड देन विल रैप अप दिस लॉन्ग लेक्चर। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ग्रुप रोल्स का। ग्रुप रोल्स कोऑपरेटिव लर्निंग को इंटरेक्टिव अगर आपने बनाना है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसको इंटरेक्टिव बनाने में। और ये ख़ास तौर पे उस केस में होता है कि अगर आप किसी इस तरह की क्लास में पढ़ा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज़,
या इवन उनको आप धोखा भी नहीं दे सकते कि आप किसी और एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ा दें। कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा टीचर आप इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समझ आ जाता है। तो इस तरह के जो नॉन इंटरेस्टेड लेजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रुप रोल्स बड़े बेहतरीन होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आप हर स्टूडेंट को एक एक अथॉरिटी, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उनको बताते हैं कि जब ये टास्क ख़त्म होगा तुमसे मैंने ये काम पूछना है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें इसमें हो सकता है, इसमें आप बहुत सारे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे इस तरह के टास्क हैं जिसमें पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन वो आप बच्चे के अंदर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आते हैं, बच्चा कंट्रीब्यूट कर देता है ग्रुप में, तो उसको अपनी इंपॉर्टेंस का भी एहसास होता है। टीचर उससे जब पूछता है और वो कहता है कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो वो तब भी बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है बच्चों को सर्कल में लेके आने का, जो अपने आप को लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं और बड़ा डाउन फील करते हैं, लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उनको इस तरीके से आप मदद करके उनको वापस सर्कल में ला सकते हैं। सो जो ग्रुप रोल्स हैं वो बेसिक हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। एक होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, एक होते हैं जो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। नाम से ही बड़ा सही वाज़ेह हो रहा है। टास्क ओरिएंटेड का मतलब है कि उनको हम कोई एक काम जो है ना वो उनके ज़िम्मे लगा देते हैं कि आपने यही काम करना है। प्रोसेस का मतलब है कि एक पूरा अमल है, जो एक पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो हम उसकी ज़िम्मेदारी उनको लगा देते हैं कि वो प्रोसेस थ्रू आउट जो है वो उन्होंने करते रहना है। अब टास्क ओरिएंटेड में देखें, इसके अंदर होता है हमारे पास टास्क मास्टर। ठीक है, ये जो टास्क मास्टर है इसका काम होता है कि ये कीप्स ऑन टास्क। ठीक है, ये टास्क पे अपनी नज़र रखता है। ठीक है, कीप्स आई ऑन टास्क मतलब ये कि इस तरह तो नहीं है कि अगर अब ग्रुप जो है वो उनको 5-6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और टाइम ख़त्म हो रहा है और अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस हुए हैं, ऐसा तो कुछ मसला नहीं है। या कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि बच्चे डिस्कशन करते करते मेरे ग्रुप वाले किसी तरफ निकल गए हैं जबकि जो टास्क था वो कुछ और था, तो ये तो गड़बड़ नहीं होगी। इस तरीके के जो टास्क से रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं वो टास्क मास्टर जो है वो अपनी उस पर नज़र रखता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है मटेरियल मॉनिटर। जो मटेरियल मॉनिटर होता है उसका काम क्या होता है कि वो पिक करेगा और उसके रिसीव भी करेगा या डिलीवर भी करेगा जो भी मटेरियल हमने दिया है ग्रुप में। जैसे कि मैंने आप फोटोकॉपी की एग्जांपल दी थी अभी लेक्चर के स्टार्ट में, कि अगर आप कोई चीज़ फ़ोटोकॉपी करवा के देते हैं और आपने उसको वापस भी लेना है, तो आप इस मटेरियल मॉनिटर की जिम्मेदारी लगाएंगे कि मैंने तुम्हें 5 कॉपीज़ दी हैं, तो अब तुम्हें मुझे 5 कॉपीज़ ही वापस भी करनी है। अब इसमें कोई काम नहीं है उसका, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। आप ये ज़िम्मेदारी किसी बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट को दे सकते हैं जिसका आपको पता है कि वो पढ़ाई में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको बुलाएंगे स्टेज पे या सामने अपने सारी क्लास के सामने वो आएगा, उसको आप ज़िम्मेदारी देंगे, वो अपने आप को बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करेगा, वो वापस ग्रुप में जाएगा, वो चाहे कंट्रीब्यूट ना करे लेकिन वो पूरा टाइम बच्चों को कहता रहेगा गुम नहीं करना, ये मुझे देना है, ये मुझे देना है। और फिर वापस आकर वो एंड पे बड़ी ज़िम्मेदारी से लेके जब वो आपको देगा तो बड़ा प्राउड फील करेगा कि मैंने जो है वो एक बड़ा काम किया है और मैंने इस तरीके से एक चीज़ मेरे ज़िम्मे की गई है और मैंने फिर उसको जो है वो वापस भी कर दिया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है। उसके बाद हमारे पास कोच आ जाता है। कोच हमारे पास जो है वो एक जिसको हम कहते हैं थीटा बच्चा है। यहाँ पे ये हेल्प करेगा विद लेसन्स, मतलब जो टॉपिक उसको दिया गया है उसको पढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर मैथ्स की मैंने आपको बात की थी कि 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर कहीं ग्रुप वाले स्टक कर जाते हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया जाए, तो ये कोच का काम है कि वो उनको समझाए कि किस तरीके से आपने जो है वो इसको प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर का काम होता है कि वो रिकॉर्ड करे आइडियाज़ को और प्लान्स को। अब इसमें 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप ले सकते हैं। एक तो ये कि रिकॉर्डर जो है वो नोट करता जाए कि किसने कौन सा आइडिया दिया है, या इस तरीके से कि जिस तरह जो हमारे पास था स्टडी कंट्रोवर्सी वाला जो टॉपिक था, एकेडमिक कंट्रोवर्सी, जिसके अंदर फेवर और अगेंस्ट वाला काम करते हैं, तो उसके अंदर ये है कि वो नोट करता जाए कि फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट्स दिए गए हैं और अगेंस्ट में कौन कौन से दिए गए हैं, ताकि एंड पे हम उनका फिर कंपैरिजन भी कर सकें। तो रिकॉर्डर इस तरह का जो काम है वो करेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास टाइम कीपर आ जाता है। नाम से ही इसका तो बिल्कुल क्लियर है कि ये टाइम का ख्याल रखता है कि टाइम जो है वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा, टाइम नीचे तो नहीं जा रहा, टाइम का जो है वो बहुत ज़रा ध्यान रखता है। गेट कीपर की बड़ी इंटरेस्टिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर जो है वो इक्वलाइज करता है पार्टिसिपेशन को।
इक्वलाइज कैसे करता है कि वो इसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये आपने रखना है थोड़ा सा शार्प किस्म का स्टूडेंट होना चाहिए। अब और जो जिसकी बात सुनी जाती हो क्लास में, अब इसका काम क्या है कि अगर एक बच्चा बहुत बोल रहा है तो ये उसको बता दे कि भाई तुम थोड़ा कम बोलो ताकि बाकी भी पार्टिसिपेट कर सकें, और अगर कोई नहीं बोल रहा तो वो उसको कहेगा, इंकरेज करेगा कि तुम बोलो। अगर फिर भी सिचुएशन चेंज नहीं होती तो ये जो स्टूडेंट है, गेट कीपर, ये टीचर को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे ग्रुप में फेयर शेयरिंग नहीं हो रही, हमारे ग्रुप में इक्वलाइज पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, वन साइडेड हो रही है, तो ये इन्फॉर्म करेगा टीचर को। उसके बाद इनकरेजर आ जाता है, और इनकरेजर नाम से लग रहा है कि ये है जो आपका इनकरेज करने वाला है, बकअप करने वाला है। अगर उनकी टीम हार भी रही है, अगर उनका टाइम कम होता जा रहा है, उनके क्वेश्चंस पूरे नहीं भी हो रहे, तो दिस इज़ द वन हु विल से इट्स ऑल राइट एंड ठीक है, हमने पार्टिसिपेट किया, यही बड़ी बात है। या अगर कोई भी और इशू हो रहा है तो ये इंकरेज करने वाला होगा जो कि उनका उनको समझाएगा। चेकर जो है वो हमारे पास चेक रखेगा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आसान लफ्ज़ों में अगर हम चेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखता है चेकर का इस तरीके से समझ लें कि चेकर इज़ लाइक कि एक तो ये चेक करता है कि रट्टे तो, अगर ख़ास तौर पे अगर आपने होमवर्क दिया हुआ था, कोई टेस्ट तैयार करने के लिए घर से दिया हुआ था, तो अक्सर बच्चे रट्टा लगा के आ जाते हैं, अक्सर बच्चे पास कोई चीज़ ले आते हैं। तो वो चेकर का काम है कि वो चेक करे, एक तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो जो कि अलाउड नहीं है, इलीगल मटेरियल है, और दूसरा ये कि जो बच्चों ने काम किया है वो क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया है, या कि उनके पास कोई चीज़ थी उन्होंने वहीं से देख के लिख लिया, या उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था उस चीज़ का, या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। या आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि ये जो आपने गोल सेट किया था ना, उसका जो हमने सिंटेक्स में पढ़ा है बिल्कुल अभी पहला, कि आप गोल डिफ़ाइन करते हैं, क्या वो गोल उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग से हुआ या नहीं हुआ। तो ये चेक जो है वो ये काम है चेकर का। तो ये है ग्रुप रोल्स, और ये ग्रुप रोल्स बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपकी अच्छी इंटरेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग करवाने का। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने डिस्कस ये करना है कि अगर आपने हर स्टेप जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरा कर लिया है। सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे से सेट कर लिए थे, आपका लर्निंग आउटकम जो है वो सही से सेट हो गए, आपने कोई एक स्ट्रेटजी भी सेलेक्ट कर ली कि मैं फ़र्ज़ करें जिग्स और जो पज़ल है उसके थ्रू जो है वो जाना चाहूँगी। उसके बाद फिर आपने सिंटेक्स भी जो है वो फ़ाइनल कर लिया, आपने बच्चों को अनाउंस कर दिया, आप बच्चे आप काम पे लग गए हैं। साथ साथ आपके जो कंसर्न्स थे, जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, जो कंसर्न्स थे आपके वो भी आपने सारे क्लियर कर लिए, कोई अब शकूक व शुबहात नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर आपने किसी को ग्रुप रोल देना था तो वो आप उसको असाइन कर चुके हैं। अब जो इसके बाद काम आता है, अब ये वो टाइम है जब बच्चे जो है वो सब अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, हर ग्रुप जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे जो आपका काम है वो सिर्फ ये है कि आपने अब पे करनी है अटेंशन, क्योंकि जो आपने एंड पे रिज़ल्ट कंपाइल करना है, जो आपने बच्चों को समझना है कि ये किस कैटेगरी का स्टूडेंट है, मैंने नेक्स्ट टाइम जब ये करवानी है तो मैंने इसको किस तरीके से लेके चलना है। कुछ बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कुछ को समझाने की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें जो हैं आप एक अच्छा रिज़ल्ट तब अखर ये सब कुछ आपने अच्छा कर लिया है। अब सिर्फ एक काम अगर आप और अच्छा कर लें, दैट इज़ गिविंग अटेंशन टू ऑल द ग्रुप्स, तो आप बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तो मतलब ये है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब बच्चे खुद जो है वो काम कर रहे हैं। आपने हर ग्रुप में एक जो है वो इनकरेजर भी बिठा दिया है, आपने कोच भी बिठा दिए, तो इसका मतलब है आपसे कोई स्टूडेंट जो है वो कोई चीज़ पूछेगा नहीं, तो वो वहीं कोच से ही पूछ लेगा। तो अब आपने सिर्फ आपका एक काम है कि आपने अटेंशन देनी है उन सब ग्रुप्स को, और चेक करना है कि किस तरीके से जो है वो सब ग्रुप्स जो हैं वो काम करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑपरेटिव लर्निंग का। थोड़ा लेंथी टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो हमने आज वाले लेक्चर में जो है वो कवर किए हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। FPSC के एग्ज़ाम्स में ये बड़ा कंसिडर किया जाता है। मतलब अब आपको अगर एग्जांपल दे दूँ तो अभी आप जब FPSC के कभी एजुकेशन के प्रीवियस पेपर्स निकालेंगे MCQs, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। लेकिन उसमें एक ये आता है कि आप बताएं कि जो टीचर है उसका क्या वो रोल प्ले करता है इन कोऑपरेटिव लर्निंग, कि जब कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होती है तो टीचर का क्या रोल होता है इसमें ABCD, उसमें फैसिलिटेटर, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑप्शंस थे। अब
अगर आप सिर्फ कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ लें और आप कहें कि अब मेरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, तो इस तरीके का नहीं है। अगर आप इस एक सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आप वो 2 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एक हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ टीचर का, और एक हमारे पास है ये जो टॉपिक है ये आपके पास है लर्निंग मेथड्स में से। तो अब उसने क्या किया कि इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके इसमें से एक टाइप यहाँ से आपसे पूछ लिया, लर्निंग मेथड्स में से एक आपको वेरीफाई कर दिया कि ये इसमें बताएं कि ये क्या होगा। अब ये 2 हैं, ये अभी हमने कवर किया है। इसी चैनल पे आपको टाइप्स ऑफ टीचर भी मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टीचर्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं पर्सनैलिटी वाइज। तो अब उन दोनों टॉपिक्स को मिला के आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो कोशिश करें कि टॉपिक्स तो आप इंशाल्लाह सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश ज़रूर करें। एक दफ़ा हम जब सारे टॉपिक्स गो थ्रू आप कर लेंगे तो आपको एंड पे आप एक दफ़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत उससे पता चलेगा कि आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप टॉपिक्स को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।